में भारी बारिश ने कहर मचाया है। सड़कें समंदर बन गई हैं, गली गली में सैलाब का नजारा है। स्कूटर, मोटरसाइकिलें, कारें सब पानी में डूबी हुई हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि कागज की नाव की तरह भारी भरकम कंटेनर इसमें बह गया। पुणे के पिंपरी चिचवड़ इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कई सोसाइटियों में फर्स्ट फ्लोर तक पानी घुस गया है। प्रशासन ने रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हालात की समीक्षा की है। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार पुणे गए हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी उन्होंने यहां पर की है। पुणे जिले के तीनों तरफा पहाड़ियों पर पिछले 48 घंटों से लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते पुणे की यातायात जो है वो खराब हुई है। जान माल का नुकसान हुआ है। जो जानकारी मिली है, कल रात को 3 लोगों की पानी में करंट उतरने के चलते मौत हो गई है। वहीं पुणे के आसपास के डैम से लगभग 45,000 क्यूसेक पानी जो है वो नदी में छोड़ा गया है, जिसके चलते नदी के दोनों तरफ रहने वाले लोग जो है उनके घरों में पानी भर गया है और उसी वजह से माल का काफी नुकसान हुआ है। 3 लोगों की जानें गई है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो किए गए। करंट लगने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कोई भी आदमी जो है वो उसकी डूबकर मौत नहीं हुई है। तो आपने देखा किस तरह से यहां पर हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई, पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र जोरदार बारिश की चपेट में है। राज्य सरकार ने मुंबई में स्कूल, कॉलेज बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। बसों के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। सबवे में पानी भर गया है। हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी करके फ्लाइट शेड्यूल पता करके घर से निकलने को कहा गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। मुंबई की मीठी नदी खतरे के निशान से बस 1 मीटर नीचे ही बह रही है। उल्हास नदी की बात करें तो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र की नदियों के जलस्तर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक से कहा है कि अलमाटी डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए। मौसम विभाग ने मुंबई, थाने, पालघर और रायगढ़ जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कल्याण स्टेशन के बाहर भी भारी जल जमाव है। कल्याण और पुणे में सैकड़ों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं पंचगणी और महाबलेश्वर की बात करें तो फिलहाल पर्यटकों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। तो मुंबई में इस वक्त ताजा हालात क्या है, इस पर सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता से। तो विवेक बताएं, जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले पुणे का हाल देखा, मुंबई में किस तरह से मौसम के मिजाज है और क्या यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है? बिल्कुल दीपाली, देखिए मुंबई में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और मुंबई में भी देर रात से काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। हालांकि पुणे जैसी सिचुएशन तो नहीं है मुंबई में, क्योंकि जो मुंबई के लो लाइन इलाके हैं, साइन, अंधेरी सबवे है और शेंबूर है, ये कुछ लो लाइन इलाके, वहां पर वाटर लॉगिंग हुई थी। लेकिन जो बारिश है वो अभी रिमझिम तरीके से हो रही है, क्योंकि जैसे ही बारिश तेज होती है और हाई टाइड जब होती है तो वाटर लॉगिंग जो है बहुत तेजी से बढ़ता है और जब हाई टाइड खत्म हो जाता है और बारिश जब कम होती है तो बहुत तेज रफ्तार से पानी निकल भी जाता है। लेकिन पूरे दिन अगर की बात की जाए तो पूरे दिन मुंबई में और एमएमआर रीजन, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पालघर, इन सभी जगहों पर तेज बारिश की यहाँ पे आशंका जताई जा रही है। और आईएमडी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होगी। लेकिन मुंबई के बाहर जो है वो हालात उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। जैसे आपने देखा कि पुणे में हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। और पुणे के जिले, पूरे पुणे जिले में जाम खड़कवासला की बात करें, पिंपरी चिंचवड़ की बात करें, वहां पर काफी ज्यादा बारिश हुई थी और साथ ही साथ जो डैम से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से पुणे शहर में काफी हद तक वाटर लॉगिंग हुई थी और हालत ऐसी हो गई दीपाली की वहां पर आर्मी को उतरना पड़ा, एनडीआरएफ की टीम को उतरना पड़ा रेस्क्यू के लिए। लेकिन जैसे जैसे बारिश कम हो रही है वहां के भी हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और कोकन में अगर बात करें वहां पर भी तेज बारिश हो रही है, रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर एक हफ्ते में देखा जाए तो महाराष्ट्र में जुलाई की जो है वो तकरीबन 50% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। एक तरफ जो लोग परेशान हो रहे हैं बारिश के लिए, लेकिन दूसरी तरफ एक राहत भरी खबर ये भी है कि पानी की जो किल्लत महाराष्ट्र झेल रहा था वो पानी की किल्लत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खासकर मुंबई आसपास के इलाकों में, मुंबई के आसपास के इलाकों में जो 7 डैम है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो खुशखबरी है कि पानी की किल्लत जो नहीं होगी और जो बीएमसी ने 10% पानी की कटौती की थी उसे भी अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजेस को कब तक बंद रखा गया है मुंबई में? विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो कब तक इन्हें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं?
दीपाली देखिए, आज मुंबई और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट था, इसलिए प्रशासन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसी वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद के ऐलान कर दिए गए थे। कल आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है वो मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट के तहत कोई भी स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते हैं। लेकिन अगर देर रात तक या फिर कल सुबह तक इसी तरीके से मूसलाधार बारिश शुरू या जारी रही और आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट को कन्वर्ट कर रेड अलर्ट तक घोषित कर दिया, तो हो सकता है कि कल प्रशासन भी मुंबई और आसपास के इलाकों में स्कूल बंद का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो मुंबई में आज के लिए ही बंद का ऐलान किया गया था। थाने में भी आज का स्कूल कॉलेज बंद करके ऐलान किए हैं। तो पूरा जो नजर है वो आईएमडी के ऊपर है कि कल की जो प्रेडिक्शन है वो किस तरीके से वो रखती है। दीपाली जी, चलिए शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी अपना ध्यान रखें और बारिश में खुद को बचा के रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मुंबई के बाद रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात में भी भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। यहां लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे राज्य के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और कई गांव का संपर्क टूट गया है। वडोदरा, सूरत, भरूच और आनंद जैसे जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ इलाकों में स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े हैं। रेल सेवाएं भी यहां पर प्रभावित हुई हैं। वडोदरा में बारिश के बाद रेलवे का अंडर ब्रिज डूब गया है। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य में कई हिस्सों में बाढ़ की चपेट में आने से लगभग 8 लोगों की मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र, गुजरात ही नहीं बल्कि देश में दूसरे राज्य भी जल प्रलय की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश की वजह से रास्तों पर सैलाब आया है। यहां लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी बारिश से हाल बेहाल है। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। जुलाई वायदा एक्सपायरी पर बाजार में रिकवरी दिखी। सेंसेक्स, निफ्टी नीचे से सुधर कर बंद हुए तो मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिकवरी रही। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार की हाइलाइट्स क्या रही? तो आज एक्सपायरी के दिन, क्योंकि ये बजट की बाद वाली एक्सपायरी थी, तो शुरुआती वॉलेटिलिटी थी, लेकिन मार्केट ने लोअर लेवल्स पे बाइंग देखी और लगभग हम अच्छी तरीके से पूरी रिकवरी के साथ बंद होते हुए नजर आए निफ्टी और सेंसेक्स पे। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ छोटा मोटा नुकसान था, लगभग 0.25% नीचे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार का लगभग 1:1 था। सेक्टोरली बात करें तो एनर्जी, ऑटो और फार्मा शेयर्स में जम के खरीदारी देखने को मिली। हालांकि प्रॉफिट टेकिंग मेटल्स और बैंकिंग शेयरों में आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो अच्छे खासे रिजल्ट्स रिएक्शन थे। एक्सिस बैंक 6% नीचे रिजल्ट्स के बाद और नेस्ले ने भी एक नेगेटिव रिएक्शन दिया नंबर्स के बाद। यतिन, ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर्स में एक्शन और कहां सुस्ती दिखाई दी है आज? तो निफ्टी गेनर्स लूजर्स से शुरू करते हैं और निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो एल&टी शानदार रिजल्ट्स के बाद अच्छे मोमेंटम में। टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ नोमुरा के अपग्रेड के बाद शेयर में 6% की तेजी। ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसी ऑयल मार्केटिंग और एनर्जी कंपनीज में अच्छी खासी खरीदारी दिखी। इसके बाद अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो रिजल्ट्स में नेगेटिव रिएक्शन, स्टॉक 5% गिरा। नेस्ले भी रिजल्ट्स के ऊपर 2% गिरा। आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल से आपको आती हुई नजर पड़ी। मिड कैप्स की बात करें तो सिंजीन, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। 4 से 5% का एवरेज गेन यहाँ आता हुआ नजर पड़ा। और लूजर्स की बात करें तो यहाँ उत्कर्ष, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू बैंक, पूनावाला फाइनेंस, इन सब एनबीएफसी और छोटी बैंक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग हावी थी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज रिजल्ट्स के बाद और एमएनएम फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद 4 से 5% के आसपास नीचे घटते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। संसद में बजट के ऊपर हंगामा जारी है। विपक्षी दल सरकार पर बजट में भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर संसद का अपमान करने का भी आरोप लगाया। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए
सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। तो किरेन रिजिजू के आरोपों पर विपक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि विपक्ष को कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, इस पर उन्हें रिजिजू की सलाह नहीं चाहिए। Well, the opposition doesn't require advice from Mr. Rijiju as to what issues they need to articulate. If the government is so concerned about the farmers and the tribals, why is it that the farmers have been sitting on the roads since 2020? Why has the government not done anything about the farmers? Why is it that you have so many indigenous tribal movements taking place all over the country? That is the responsibility of the government. They need to address it, and they need to address it with urgency and dispatch. So rather than giving advice to the opposition, Mr. Rijiju needs to give that advice to his own cabinet colleagues. तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद यूपी बीजेपी के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने हैं। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। इस बार का ओलंपिक बेहद खास होने वाला है। ओपनिंग परेड के दिन पेरिस की नदी बोट परेड निकाली जाएगी, जिसे नदी के दोनों और तकरीबन 5 लाख लोग देखेंगे। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं पेरिस से संजय सूरी। तो संजय जी बताएं, पेरिस ओलंपिक में इस बार क्या खास नजारा होगा? तो यहाँ पर पेरिस में ओलंपिक्स की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। तैयारी तो खैर होनी ही थी, लेकिन देखने की बात यह है कि एक बहुत ही विचित्र प्रकार की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। एक बहुत ही खासियत है इसमें। यूँ तो सभी कहते हैं जो अपनी ओलंपिक्स करते हैं या बड़े बड़े इस तरह के इवेंट करते हैं कि जैसे हमने किया किसी से नहीं किया, लेकिन कुछ विशेषता हमारे सामने आएगी जो बहुत ही अद्भुत है, जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं। देखिए, आमतौर पे होता है कि ओलंपिक स्टेडियम बनता है और जो हर देश के खिलाड़ी आते हैं, आगे कोई झंडा लहराता, पीछे अपने कॉस्ट्यूम्स में आते हैं, सलामी लेते हैं, सलामी देते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो सारा शहर पेरिस ही स्टेडियम बना हुआ है, मानिए, वो ऐसे सेन दरिया है जो शहर के बीच में से बहता है। तो सारे खिलाड़ी जो हैं देश के अपने अपनी बोट्स पे आएंगे, अपनी किश्तियों में आएंगे और वहाँ से दरिया के ऊपर से निकलते निकलते सारे शहर का दौरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लगभग 500,000 मिलियन लोग जो हैं वहाँ पे सेन नदी के दोनों तरफ होंगे ये नज़ारा देखने के लिए और सबको चीयर करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसा जो है हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि देखिए, एक तो ये बात है कि इतने सारे लोग देख पाएंगे ओपनिंग सेरेमनी, एक स्टेडियम में कितने लोग आ पाते हैं। दूसरी बात, ये पेरिस के लिए बहुत खूबी है, सारी पेरिस की एक नुमाइश हो जाएगी। ओलंपिक से बड़ा कोई स्पोर्टिंग इवेंट तो है नहीं। सारी दुनिया में पेरिस का नज़ारा सामने होगा, सारे शहर का नज़ारा सामने होगा, खाली एक स्टेडियम का नहीं। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़ी नुमाइश है, जो बड़ा इश्तिहार है, आप मानिए, पेरिस का। लगभग 50 मिलियन टूरिस्ट पेरिस आते हैं, करीब 30 बिलियन यूरो खर्च करते हैं सालाना। तो पेरिस चाहता है कि और लोग देखें, और लोग आएँ, आमदनी बढ़े। तो हर तरह से एक बहुत ही कामयाब आइडिया है और ये क्या रूप लेता है हम शीघ्र ही देखेंगे। शुक्रिया संजय जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो पेरिस के साथ साथ ओलंपिक्स 2024 के लिए इंडिया हाउस भी पूरी तरह से तैयार है। ओलंपिक गेम्स शुरू होते ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन भी होना है। 27 जुलाई को इसका भव्य उद्घाटन होगा। इंडिया हाउस में क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल करने का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर एक पैनल डिस्कशन भी होगा, जिसमें राहुल द्रविड़ भी होंगे। पैनल डिस्कशन का सब्जेक्ट है क्रिकेट एट द ओलंपिक्स, डॉन ऑफ अ न्यू एरा। इंडिया
हाउस ओलंपिक का पहला कंट्री हाउस है जिसे रिलायंस फाउंडेशन ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर बनाया है। बता दें कि क्रिकेट के ओलंपिक में लंबे समय के बाद वापसी हो रही है। इससे पहले साल 1900 में हुए ओलंपिक में क्रिकेट शामिल था। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इंडस्ट्री में अगली तकनीकी क्रांति होने जा रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर की। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जियो प्लेटफॉर्म्स की सब्सिडरी जियो थिंग्स और दुनिया की जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी मीडियाटेक ने 4G स्मार्ट एंड्रॉयड क्लस्टर और 4G स्मार्ट मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये मॉड्यूल फुल HD+ रेजोल्यूशन वाले टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आएगा। ये स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर पूरी तरह मेड इन इंडिया है। ये स्मार्ट सिस्टम रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, वॉइस रिकॉग्निशन के साथ ईवीज के लिए स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। जियो ऑटोमोटिव ऐप सूट कुछ और जियो सेवाओं जैसे जियो वॉइस असिस्टेंट, जियो सावन, जियो पेजेस के साथ आता है। We are providing both very cutting technology of the hardware and the software to collaborate with the Jio, and the Jio is going to incorporate with their 4G services like apps and the maps and the other subscribers subsidy to penetrate the market together with MediaTek. चलिए अब आपको बताते हैं हमारी खास पेशकश मार्केट गुरुकुल के बारे में। खरीदो बेचो का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका असर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाए ताकि बाजार में वो बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिखाएंगे। विजय केडिया, आशीष चतुर्मोता, गुरमीत चड्डा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह जैसे महारथी मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। तो वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।